हेलो बच्चों, आईआईटी जे मैथ्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी जेई एडवांस जो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट की है, आई होप आप इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे और इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे आप लोग, है ना। तो अगर आप सीरियसली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, और आप हर एक प्रॉब्लम को एज ए मजे की तरह मजे से सॉल्व करते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप सीखोगे भी, आप लर्न भी करोगे और आपको अच्छा भी लगेगा। वेल स्टूडेंट, आज डे 50 है। डे 50 का टास्क अपना क्या है? डीपीपी नंबर 50 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इट मीन कि आज अगर हम इस डीपीपी को पूरा कंप्लीट कर लेते, अब तक हम 500 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। तो अपना जो हाफ मैराथन था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, तो 500 प्रॉब्लम्स सब क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो, बात ये है कि आप इन सभी प्रॉब्लम्स को बार बार आप रिवाइज करते रहिए। अब इम्पोर्टेंट क्या बनता है कि रिवीजन इम्पोर्टेंट बन जाता है अब, है ना। जो प्रॉब्लम्स आपने की है उन सबको बार बार रिवाइज करते चलो, किस किस तरह के पैटर्न की प्रॉब्लम्स थी, कैसे कैसे हमें सॉल्व करना था, थोड़ा बहुत लिटिल बिट आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, आज और मेरा इसमें 50 इस वीडियो में यहाँ पर साइड में से फोटो नहीं आएगा, वो वीडियो नहीं आता, बस में बहुत थोड़ा गंदा आता है ना। तो अब 51 से अपने क्या करेंगे, कोशिश की अब साइड में यहाँ पर मैं अभी आपको थोड़ा दिखाई देता रहूंगा ना, जैसे भी दिखाई देगा अंदर अंदर। ठीक है, तो पहले पैटर्न समझ लेते हैं। सिंगल करेक्ट में 4 आ रहे हैं हमारे पास, 2 हमारे पास मल्टीपल करेक्ट है, एक पैराग्राफ है एंड 2 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट में उसका आंसर की दे रखा है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, बहुत ही आसान। आई होप सभी स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर मैं समझूं तो लिखा क्या है हमारे पास में, NC1 तो यहाँ से लिखा है, ये 1C0 लिखा हुआ है। 1C0 को तो अपना 1 ही लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखो पॉइंट को समझो, NC2 यहाँ लिखा हुआ, इस वाले पार्ट को अगर समझे तो 2C0 2C1 आ रहा है ना। अब हमें एक बात पता होना चाहिए कि NCR और R का वैल्यू 0 से लेके N तक अगर हम जाएं, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आता है? 2 पावर N आता है। ठीक है, तो ये लिखा क्या एक्चुअली में, C0 लिखा हुआ है, C1 लिखा हुआ है, C2 लिखा हुआ है, डॉट डॉट CN लिखा हुआ है ना, NCN। अब देखो सीरीज अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज अगर 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अप टू फुल तक जाती है, मतलब जो भी इसका हाईएस्ट n होता है ना, वहां तक जा रही है, तो इस सीरीज का सम हम कितना रखते हैं? 2 पावर n लिखते हैं। तो देखो ये भी तो ऐसे लिखा है, 2C0 2C1 2C2 ना, फुल तक जा रही है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 पावर 2 आ जाएगा। नाउ अब NC3 हमने यहाँ से लिखा है, नाउ 2 पावर 3 यहाँ से आ जाएगा। ना चलते गए लास्ट में अगर हमने देखे NCN, तो एक्चुअली कितना आ जाएगा? 2 पावर n आ जाएगा। अब ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, 1C0 और 1C1 तक, है ना। सॉरी, यहाँ पहला वाला टर्म 2 आएगा, 1C0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1C1 का वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 2 आएगा बच्चों ना। अब देखो ध्यान से अगर देखें तो एक्चुअली लिखा क्या है, तो 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, मतलब C0 C1x C2x स्क्वायर C3x³ डॉट डॉट CN x पावर n, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इसमें x बराबर आप 2 पुट कर दो, तो यहाँ से तो क्या रिक्वायर्ड टर्म आ गया, तो इस वाली टर्म को इधर भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3 पावर n माइनस 1 आ जाएगा आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आया, फर्स्ट का ऑप्शन कितना आ जाएगा? C आ जाएगा। देखा बच्चों, अपने बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, पहला प्रॉब्लम आसान आसान प्रॉब्लम भी है। मैं जैसे मैंने आपको बताया था ना, अपना पर्पज कभी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बनाना नहीं था, अपना पर्पज था अच्छी प्रॉब्लम डालना, आसान भी डिफिकल्ट भी सभी तरह की। फर्स्ट का आंसर आ गया C, है ना, बिल्कुल सही। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। ये प्रॉब्लम भी बहुत ही बढ़िया और आसान सी प्रॉब्लम है। आई होप आप ऐसी प्रॉब्लम्स कर चुके होंगे ना, नहीं किया तो आपको करना चाहिए था, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है ना। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म। क्या लिखा हुआ? x यहाँ से लिखा हुआ, x-4 यहाँ से लिखा हुआ, x-8 x-12 यहाँ प्लस का 6 आ रहा है ना। x वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 12 तक वेरी कर रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं कि आपने अगर इस वाले पार्ट को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, इन दोनों को ऑब्जर्व करिए, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई कराऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x तो यहाँ से है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x यहाँ से आ जाएगा, और प्लस का कितना आ गया? 32 आया, प्लस 6 यहाँ से आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x को मैंने t मान लिया, तो ये t आ गया, और ये t प्लस 32 यहाँ से आया, और प्लस में 6 यहाँ से आ गया। ठीक है, और t इज इक्वल टू एक्चुअली कितना आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 12x। अब एक काम करते हैं, x वेरी कर रहा है तो इसका तो चलो डायग्राम ही बन जाएगा, एक्स प्लस 0 पे 0 आ जाएगा, 12 पे यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट 6 आ गया।
ठीक है, एक्स 0 से लेकर 6 तक वेरी कर, सॉरी जीरो, एक्स कैसे वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 12 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो एक्स बराबर 6 पर इसका वैल्यू निकालते हैं। एक्स बराबर 6 जब यहाँ डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 तो यहाँ से आ गया, 6 हमने जब डाला था 72 आ जाएगा, 72 मतलब -36 आया, -36 आया। तो जब x 0 से लेकर 12 तक वेरी कर रहा है तो t कैसे वेरी करेगा, तो t वेरी करेगा -36 से लेकर के 0 तक। ठीक है, ये बात हमारे पास समझ में आ गई ना। नाउ टी स्क्वायर हमने यहाँ से लिखा 32, टी यहाँ से लिखा प्लस का 6 ना, ऐसे कुछ लिख लिया। नाउ अब इसको आप आगे समझिए ना। अब ये टी में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, टी का इंटरवल हमारे पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका ग्राफ बना लेते हैं ना, बहुत ही आसानी से ग्राफ बन जाएगा। 2t यहाँ से 32 यहाँ से आया तो -16, तो हमारे पास टी का वैल्यू कितना है, -16 आया। वर्टेक्स यहाँ पर आएगा ना, -16 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। -16 जब पुट कराएंगे तो -16 का स्क्वायर यहाँ से 256 बना, -16 हमने यहाँ किया तो t बराबर 2t यहाँ से आ गया, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया और 2t, तो t का वैल्यू -16 आ गया, वर्टेक्स निकाल रहे हैं। अब t बराबर -16 पे हमने y का वैल्यू लिखा है यहाँ से ना, तो y का वैल्यू 16 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। 32 यहाँ से लिखा हुआ, -16 यहाँ पर आ गया और प्लस का 6 यहाँ से आया। 16 को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 टाइम्स यहाँ से आ जाएगा, 48 यहाँ से आया। 3 यहाँ पर बच गया हमारे पास, 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51। यहाँ पर माइनस का आ गया और 256 हमने यहाँ से लिखा हुआ है। ये माइनस का 256 तो यहाँ से आया, प्लस का 6 यहाँ से आया, तो ये कितना आ गया, -250 आया। तो मतलब ये कुछ ऐसे जा रहा है ग्राफ है ना, और ये कुछ ऐसे गया, ऐसे कुछ जा रहा है ना। जीरो पे वैल्यू 6 आ रही है और t बराबर -16 पे वैल्यू कितना आ रहा है। बहुत छोटी सी बात है, मतलब बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था ना। -250 यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया ना, पूरा कैलकुलेशन कर लिया हमने। अब क्या करना चाह रहा है, -36 है, तो कहीं भी रहा होगा -36, मान लो ना यहाँ रहा होगा या यहाँ रहा होगा। अब टू वो कहना चाह रहा है 0 तक है ना। ठीक है, वो उसका रूट निकालने की जरूरत नहीं है, वो कहना चाह रहा है इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्या आएगा। भाई पूरे इस इंटरवल में ले लो, यहाँ से ले लो इस इंटरवल में, तो मिनिमम वैल्यू तो यही आएगा, कितना आएगा, -250 आएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, थोड़ा मजा भी आया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया बी, बी 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 2 का बिल्कुल सही है ना, बी बिल्कुल सही जवाब है। ओके बच्चों, नाउ हम मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ है ना। आई होप आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, इस प्रॉब्लम में आपको एंजॉय भी आया होगा ना। तो देखो प्रॉब्लम बड़ी मजेदार है, इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे सॉल्व नहीं करता हूँ ना। मैं क्या, हमेशा कभी भी अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो मैं एक तरीका लगाता हूँ ना। अच्छा पहले तो देखो क्या है कि हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मुझे अगर प्रॉब्लम ऐसी होती सिंपल सी, तो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान था, मैं इजीली सॉल्व कर सकता था और आई कैन गेट द आंसर है ना। बस बाई पे कंडीशंस लगाते जाते, करस्पॉन्डिंग एक्स निकालते जाते ना। अब आपको इतना तो मालूम है कि बच्चों ना, कि अगर मान लो कि ऐसे एक कोई भी ऐसा डायग्राम है, मान लो कि ये एरिया है ना, कोई डायग्राम है। अब मान लो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को पहले शिफ्ट कर दिया तो एरिया थोड़ी बदल जाता है, इसका एरिया नहीं बदलता है ना। ठीक है, मतलब आप दो परपेंडिकुलर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को आपने ले लिया है ना, तो थोड़ी इसका एरिया बदलेगा। ठीक है, रेफरेंस बदल गया, मतलब एरिया तो नहीं बदला। चलो मैं कहने वाली बात ये थी कि अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है तो मैंने एक काम करता हूँ, इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। दोनों परपेंडिकुलर लाइंस थी, इन दोनों में खास बात थी, दीज आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करके। अब देखो पॉइंट इज दैट, इस वाले पार्ट को तो मैंने क्या मान लिया, कैपिटल एक्स मान लिया। ठीक है, नाउ √2 इसको मैंने मान लिया कैपिटल वाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस बदल दी हमने, यहाँ 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो एक और बात है कि स्मॉल एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्मॉल वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ में दे रखा है एंड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, अब मैं एक काम ये करता हूँ, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स का वैल्यू आया कितना, कैपिटल एक्स का वैल्यू आया स्मॉल एक्स प्लस वाई अपॉन √2 आ गया। कैपिटल वाई का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस वाई अपॉन √2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आई। करना क्या है, स्मॉल एक्स वाई निकालते हैं। इन दोनों को एक बार ऐड कर देता हूँ, ऐड करने से यहाँ से तो कितना आ जाएगा, दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो भैया स्मॉल एक्स अपॉन √2, स्मॉल एक्स ये तो आ जाएगा √2x बराबर आ जाएगा कैपिटल एक्स प्लस वाई अपॉन 2 आ गया। ठीक है, सॉरी कैपिटल एक्स प्लस वाई आया और यहाँ से √2 ऐसे आ जाएगा। अब देखो स्मॉल एक्स कैसे दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब यहाँ से तो निकल के आया कैपिटल एक्स प्लस वाई कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने स्मॉल एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई में चले गए, तो अब सब कुछ कैपिटल एक्स वाई में उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस निकालेंगे। आई होप बच्चों आप ये सब थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, तो लिटिल बिट आप मेरी ये भावनाएं समझ जाएंगे ना।
अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैं स्मॉल वाई निकालता हूँ, तो स्मॉल वाई कितना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई, तो यहाँ से आगे अपॉन में √2 भी आ जाएगा ना आफ्टर सिंप्लीफाई करने पर। ठीक है, स्मॉल वाई भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अकॉर्डिंग दैट एक्स कैपिटल एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी मुझे समझ में आई। अब उसने बोला कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल वाई, ऐसे स्मॉल एक्स इज ग्रेटर देन स्मॉल वाई होना चाहिए, तो स्मॉल एक्स का वैल्यू हमारे पास में ये आ गया और स्मॉल वाई का वैल्यू ये आया, तो स्मॉल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल वाई ना, तो स्मॉल एक्स का वैल्यू आ रहा है एक्स प्लस वाई अपॉन में √2, यहाँ से आया ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस वाई अपॉन में √2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कट गया, इसको उधर ले जाएंगे तो दैट इम्प्लाइज कि कैपिटल वाई ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बात को एक काम करते हैं, कैपिटल एक्स तो क्या है कि बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं कि हम सबको स्मॉल एक्स मान लेते हैं एक तरह से ना, ये मान लो कि कैपिटल एक्स को हमने स्मॉल एक्स ले लिया, तो पिछले सिस्टम में नहीं गए, बस लिखने के हिसाब से हमने स्मॉल एक्स वाई ले लेके डील करते हैं ना, ताकि मैं थोड़ा लिखने में आसानी रहे। ये स्मॉल एक्स अभी थोड़ी देर के लिए अभी मानो कैपिटल एक्स ही लिखा हुआ है ना, यहाँ पर √2 वाई आ गया। अब देखो सवाल हमारे पास ये बन गया, दैट इक्वल टू 5 है, एंड कंडीशंस क्या है हमारे पास में, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एंड स्मॉल वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमने सारी कंडीशंस लिख ली। अब आप मानो कि ये हमारे पास एक ओरिजिनल नया प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस, जो उससे एरिया है वो इससे एरिया सेम ही आएगा ना, बस हमने रेफरेंस चेंज किया है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझो इस बात को भी समझ लो पहले तो, ये एक लाइन ऐसे लिखा है y इक्वल टू एक्स की लाइन, ये y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन, तो इससे जो बाउंडेड एरिया आएगा वो ये आएगा ना। ठीक है, y पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हो ना, नीचे वाले हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं। चलो तो ठीक है, अब पॉइंट समझते हैं ना। अब देखो हमने एक पॉइंट ये लिया कि √2y, मान लो कि जब 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2y का वैल्यू कितना आया, 0 आया, तो 0 आया, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मान लो देन यहाँ से हम एक बात नहीं कह सकते हैं, √2x का वैल्यू कितना आया, 5 से लेकर के 6 तक आया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/√2 से लेकर के 6/√2 तक आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आया। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है, अगर मान लो कि मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं मेरे प्यारे बच्चों, और आप मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, हम यहाँ डायग्राम बना रहे हैं। अब देखो पॉइंट इज दैट, कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आप थोड़ी थोड़ी सी मेरी बातों को समझ पाए। पहला ही कहना चाह रहा है कि अगर x का वैल्यू अगर 5/√2 मान लो कि यहाँ पे मान लेते हैं, 5/√2 से 6/√2 तक जा रहा है, करस्पॉन्डिंग जो y है वो कैसे वेरी कर रहा है हमारे पास में, 1/0 से लेकर के 1/√2 तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 1/√2 आया, मतलब एक हिस्सा हमारे पास ये बना ब्लॉक है ना। दूसरा आप देखो, अगर मान लो कि √2y, येलो ही लेते हैं यहाँ पर, तो √2y अगर मान लो कि 1 से लेकर के अगर 2 के बीच में होगा, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू अगर 1 आया तो √2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कराएंगे तो √2x का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 4 से लेकर के 5 तक जाएगा है ना। ठीक है, और x कैसे जाएगा, 4/√2 से लेकर के 5/√2 तक जाएगा, मतलब 4/√2 यहाँ का ही ले लेते हैं, 4/√2 से 5/√2 तक x है ना, इस इंटरवल में जा रहा है, तो y कहाँ से आ रहा है, 1/√2 से लेकर के 2/√2 तक जा रहा है, मतलब ये कुछ ऐसे गया 1/√2 से लेकर के 2/√2 तक। ठीक है, अब देखो इससे पहले फिर हम कहाँ जाएंगे, सिमेट्री से बोल सकते हैं, 3/√2 से लेकर के 1/√2 से लेकर के 2/√2 तक जा रहा है। अगला हम जाएंगे 3 इससे लेकर के 3/√2 हाइट तक जाएंगे। अब 3/√2 हाइट तक गए तो मेरे प्यारे बच्चों बात को बड़े ध्यान से समझना, इस चित्र को अब मैं थोड़ा ढंग से बनाता हूँ क्योंकि ये लाइन थोड़ी मुझे हटानी पड़ेगी। कारण क्या है आप अभी समझ जाएंगे। ये अपना गए 3/√2 तक गए, ठीक है, 2/√2 से 3/√2 तक जा रहे हैं। अब देखो ये y इक्वल टू 3/√2 की लाइन है और ये x इक्वल टू x बराबर 3/√2 की लाइन है, तो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3/√2 का 3/√2 है, मतलब अगर y इक्वल टू x की लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ से पास करेगा। अब कमाल की बात यह है कि हमारे पास में क्या होना चाहिए था, इस रीजन में आना चाहिए था पहले, तो ये रीजन हो गया बाई पॉजिटिव, तो मतलब इतने इस वाले पार्ट का एरिया है ना, ये हमारे पास डायग्राम बना। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट का एरिया अगर समझे तो हाइट यहाँ से लेंथ कितना है 1/√2, हाइट 1/√2, तो इस वाले पार्ट का एरिया आ रहा है 1/2।
ठीक है। सिमिलरली इस वाले पार्ट का एरिया भी 1/2 आएगा, सिमिलरली इस वाले पार्ट का एरिया भी कितना आएगा 1/2 आएगा। ओवरऑल एरिया कितना आ गया 3/2 आया, मतलब 1.5 आएगा। ये आंसर होगा ना। तो क्या आंसर आया थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है बच्चों, 6 नहीं आएगा, 6 तो तब आता जब ऐसा लिखा होता है ना। ठीक है, बहुत से बच्चों ने क्या किया x प्लस वाई को कैपिटल एक्स मान लिया होगा। नहीं बेटा, इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे रिप्लेस नहीं करते ना। जिन्होंने ऐसे किया होगा तो उनका आंसर 6 आएगा और गच्चा खा जाएंगे वो बच्चे ना। आंसर 1.5 आएगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है ना। और ये ओरिजिनली प्रॉब्लम मान लो किसी बच्चे ने कहीं पे देखा हुआ है ना, तो ओरिजिनली इसका आंसर 6 गिवन था ना। मैं भी थोड़ी देर लगा रहा था इसमें कि 6 कहाँ से आ रहा है, आंसर तो ये आ रहा है। फिर बाद में हाँ पूरा चेक किया, सेटिस्फेक्शन के बाद में फिर आंसर को चेंज किया और देखा कि आंसर तो गलत किया हुआ ना। ओके, कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम मिलता है और आंसर 6 मिलता है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि आंसर 6 बिल्कुल गलत है, आंसर आएगा 1.5। आई एम वेरी श्योर है ना। थर्ड का आंसर ए बिल्कुल सही है ना। तो चेंज ही कर दिया था, मुझे तो आंसर की भी मालूम थी ना, उसको तो आपके लिए थोड़ा बहुत। और हाँ, कुछ कुछ के आंसर्स नहीं पता होता, जैसे इसका आंसर नहीं मालूम ना क्या आएगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो बच्चों, ये भी एक बहुत ही बढ़िया और लाजवाब प्रॉब्लम था। आई लाइक दिस प्रॉब्लम। वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है, इज दिस फॉर्म, ठीक है। और m इज द नॉन जीरो इंटीजर से कुछ दे रखा है और r एंड रिलेटिवली प्राइम नेचुरल नंबर दे रखे हैं, देन द वैल्यू ऑफ दिस सबसे पूछा हुआ है। नाउ ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझना। अच्छा, तो क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, तो 6x⁻6 यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है। अब 100x⁻5 तो हमने यहाँ से लिखा, 10x³ हमने यहाँ से लिखा, प्लस का x और माइनस का 2 बराबर 0 लिखा हुआ है। अब देखो हमारे पास में क्या पावर 6 के इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वहां से एक रूट निकालना है। पहली बात तो आपको एक बात समझ जाना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक तक सॉल्व करना जानते हैं, क्यूबिक को भी थोड़ा बहुत जानते हैं, और बाकी अगर हायर डिग्री बनता है कोशिश करते हैं वो रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक आ जाए, ऐसी कोशिश करते हैं, या फिर कोई और तिकड़म बढ़ाते हैं, तिकड़म लगाते हैं, या फिर कोई और जुगाड़ लगाते हैं। इस सवाल में एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है ना, मतलब एक पॉइंट है ना। जुगाड़ पॉइंट क्या बोलते हैं आप लोग ना, मुझे नहीं पता ऐसे, थोड़ा अपनी देसी भाषा में जुगाड़ है ना। इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखिए, अगर इस वाले पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो दैट इज ए जीपी, एक जीपी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जीपी का सम अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से ना। फर्स्ट टर्म तो कितना आ गया x इंटू ऐसे कुछ आया, ठीक है। अब कॉमन रेशियो की अगर आप बात करें तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/x आ रहा है ना। चाहे तो अपने इधर से देख सकते थे, चलो एक काम करते हैं ना, क्यों ना मैं इधर से देखूँ, मैं क्यों 1/, में से डील करूँ। आप इधर से देखो, ये जीपी है, फर्स्ट टर्म तो कितना आ रहा है x आ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास में 10⁻10x² है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, -1 r⁻n -1 अपॉन में r-1, तो r का वैल्यू कितना आ रहा है 10x², तो यहाँ से आया, माइनस का 1 यहाँ से आया, ठीक है। नाउ इतना मैंने इस वाले पार्ट को लिखा। अच्छा, अब एक और बात है, इस वाले पार्ट को भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं ना, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो अगर 2 अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं, x⁻6 यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ 2000 है, तभी मैं कह रहा था एक बात बन क्यों नहीं रही, तो यहाँ से तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। x⁻6 यहाँ से है और माइनस का 1 यहाँ पर आया, दैट इक्वल्स टू कितना है 0 आया। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अब इस वाले पार्ट को अगर आप समझे तो क्या लिखा हुआ है 10⁻6 यहाँ से लिखा हुआ, तो ये वाला पूरा पोर्शन तो कॉमन आ गया। अगर कॉमन आ गया तो हमारे पास में तो यहाँ क्या है 1000 इंटू x⁻6 -1, इस वाले पार्ट को तो हमने कॉमन ले लिया ना। यहाँ से तो हमारे पास x आ गया, अपॉन में कितना आया 10x² माइनस का 1 यहाँ से आया और प्लस का 2, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक। अब देखो जुगाड़ काम आया ना, अब ये तो इससे क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस वाले हिस्से को अगर समझे तो यहाँ से तो एक्चुअली कितना है x⁻6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/1000 आ गया, या तो ये वाला हिस्सा 0 रहा होगा या फिर ये वाला हिस्सा 0 रहा होगा, 10x² -1 प्लस का 2, दैट इक्वल्स टू 0 आया। अब देखो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो x² का वैल्यू कितना है 1/10 आया, ठीक है। x² का वैल्यू देखो 1/10 तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, आप लोग देखेंगे तो मतलब नॉट पॉसिबल, यहाँ से तो कोई आंसर नहीं आया। वैसे भी हमें
इरेशनल रूट्स निकालना था जो इस फॉर्मेट का हो ना, जो यहाँ से मिलेगा ही नहीं। चलो आप लोग अगर बात को समझ गए तो x हमने यहाँ से लिखा और यहाँ से हमने लिखा 20x² माइनस का 2 दैट इक्वल टू 0 आया ना। उसके बाद अगर समझें तो 20x² प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का अगर वैल्यू लिखें तो -1 प्लस माइनस ऑफ b², 1 यहाँ से आ गया 4, a का वैल्यू 20 आ गया, c का वैल्यू आ गया -2, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a आ गया। नाउ पॉइंट इज दैट यहाँ सॉल्व करते हैं ना। ओके क्या बच्चे क्या करना चाहिए हमें, -1 प्लस माइनस है ना। अब समझो यहाँ से अगर समझा जाए तो यहाँ से 4 से 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 16, तो 160 तो यहाँ से आ गया प्लस 161 आया, अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा 40 आ रहा है ना। ठीक है ऐसा कुछ आया आंसर, माइनस भी सही बात है ना। हाँ ठीक है, -2 हमने लिखा, b² -4 इससे अपॉन 2, ठीक है ये आंसर आ रहा है बच्चों ना। अब ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास में आंसर है m जो नॉन जीरो इंटीजर दे रखा है एंड r और n, r ये है n ये है, r रिलेटिवली को प्राइम है ना, इन दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं ना। ठीक बात है, तो m का वैल्यू तो हमारे पास में कितना आ गया ये, और -1 प्लस √161 अपॉन में 40 ये ले लेते हैं ना। इन दोनों का सम किया तो 160 आया और 40 ऐड करेंगे तो 200 आएगा, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा m प्लस n प्लस r का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 आएगा। तो बच्चों समझ आया आपको, तो बहुत ही आसान और अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब मजेदार था ये ना। ये मेरा बहुत पहले का, बहुत कई सालों से प्रॉब्लम मैं करते कराते आ रहा होता हूँ। ठीक है फोर्थ का आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में, फोर्थ का आंसर ए आया ना। हाँ चेक करते हैं एक बार, बिल्कुल सही जवाब है, फोर्थ का आंसर ए आएगा ना बच्चों। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ है ना। वाह ये वाला प्रॉब्लम मुझे सबसे बढ़िया और बेहतरीन प्रॉब्लम लगा था। आई नो है ना, आसान प्रॉब्लम है ना, आप भी कर सकते थे, आपने किया ही होगा नो डाउट, बट क्या है ना कि आंसर स्टिक करते टाइम कई बार गड़बड़ हो जाती है। एक फंक्शन एफ है ए से बी में डिफाइंड है, जी बी से सी में डिफाइंड है, टू फंक्शन दे रखे, गॉफ ऐसे ए टू सी में डिफाइंड है, बहुत ही कॉमन सी बात दे रखी है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट के बारे में पूछा हुआ, इनकरेक्ट करेक्ट अगर पूछा हुआ जाता है तो बच्चों मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मार्क करा करो, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, मार्क करना चाहिए ना। अब देखो इस बात को, सवाल को मैं सॉल्व बाद में करूंगा, पहले मैं आपको दो सेंटेंस सिखाता हूँ, मतलब दो पॉइंट थ्योरी के है ना, जो मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ। अगर फंक्शन है ए टू बी में डिफाइंड है और जी अगर बी टू सी में डिफाइंड है, नो डाउट कि जो गॉफ है वो कैसे डिफाइंड होगा, ए से सी में डिफाइंड होगा, दैट इज ए करेक्ट ना, करेक्ट बात है ना। अब इसमें पॉइंट क्या है जो हमेशा याद रखना चाहिए, अगर ये 1 1 है, ये 1 1 है तो ये भी 1 1 होगा, अगर ये ऑन टू है, ये भी ऑन टू है तो ये भी ऑन टू होगा। ठीक है अब देखो अगर ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव, और ये भी अगर बाइजेक्टिव है तो ओवरऑल भी कैसा आएगा, बाइजेक्टिव आएगा। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है दूसरा इसका उल्टा, अगर गॉफ ए टू सी में ऐसे डिफाइंड है, मतलब ऐसे उल्टे की बात करें, एफ ए टू बी में डिफाइंड है और जी बी टू सी में डिफाइंड है ना। अब हम रिवर्स बात कर रहे हैं ना, रिवर्स अगर मान लो कि ये 1 1 है, एफ 1 1 होना है मस्ट बी, बट जी कैसा होगा, मे बी 1 1, मतलब नॉट श्योर है ना, मतलब मस्ट बी 1 1 होना जरूरी नहीं है इसका ना। अगर ये ऑन टू है तो यहाँ आप मे बी लिखेंगे और यहाँ क्या आएगा, इसको कंफर्म ऑन टू होना पड़ेगा। ठीक है ये दोनों पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट्स को तो आप हमेशा याद ही रखिए, ये जो स्टैंडर्ड थ्योरी के कॉमन पॉइंट है ना। अब बात समझ लेंगे सब आया कैसे, तो देखो दूसरा इशू है ना, पहले तो आप इसको समझिए ना। अब मैं आप एग्जांपल से समझाता हूँ ना। पहला सवाल आप समझे ना, ऑप्शन ए को अगर देखें, ऑप्शन ए है ना, क्या दे रखा है, गॉफ इज ऑन टू है ना, गॉफ इज ऑन टू, देन एफ मस्ट बी ऑन टू, एफ क्या मस्ट बी ऑन टू होना चाहिए, तो ये गलत है, मे भी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट है इनकरेक्ट, मैं यहाँ पे मार्क करूंगा दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है ये इनकरेक्ट है, कैसे इनकरेक्ट है, देखो बहुत ही आसानी से बात को समझ सकते हैं कि मान लें कि हमारे पास में पहले हमने गॉफ बनाना है तो पहले हम एफ बनाए और एफ के आउटपुट को हमने जी में डाल दिया तो क्या बन गया, गॉफ बन गया। ठीक है अब हमें बात क्या करना है कि वो कहें गॉफ इज ऑन टू, गॉफ अगर ऑन टू है तो मतलब जितने भी सारे आउटपुट्स आ रहे हैं, ठीक है हर किसी का प्री इमेज कहाँ होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए। ठीक है ये कहना चाह रहा है ना। अब देखो बात ये है कि मान लेते हैं कि ये एलिमेंट है, इसका प्री इमेज ये आया, ये यहाँ से कनेक्टेड हुआ,
ठीक है, मान लो इसका यहाँ पर आया और ये यहाँ कनेक्टेड है। ठीक, मान लेते हैं कि ये एलिमेंट अपना यहाँ कनेक्टेड है और ये एलिमेंट अपना यहाँ कनेक्टेड है। सही बात है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का आ गया। अब देखो उसने बोला है कि एफ मस्ट बी ऑन टू। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मान लो कि एक एलिमेंट में यहाँ ले लूँ, इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एफ कैसे आ रहा है, मस्ट बी ऑन टू ना, एफ ऑन टू के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑन टू नहीं, तो अब ऐसे समझो, यहाँ ले लेते हैं एक एलिमेंट है ना, और इसको मैं चाहे तो यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। इसको देखो यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस एलिमेंट का प्री इमेज ये आ गया। ये तो चलो यहाँ कनेक्टेड था ना। अब देखो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा है ना। अब देखो हमारे पास में एफ के अगर बारे में बात करें तो भैया एफ का इस वाले एलिमेंट का प्री इमेज नहीं आ रहा, मतलब एफ तो यहाँ पे ऑन टू नहीं है, बट गॉफ कैसा है, ऑन टू है। यहाँ तीन ही एलिमेंट लिए मैंने ना, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट और तीन एलिमेंट, चौथे को हटा दे रहे ना, लाइक समझाने के लिए ना। ठीक, अब देखो सेट सी में देखिए, अब गॉफ तो ऑन टू है, सेट सी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में आ रहा है, बट सेट बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में नहीं आ रहा। तो बच्चों क्या है, गॉफ कैसा होगा, ऑन टू नहीं होगा। ये स्टेटमेंट गलत है, मस्ट बी ऑन टू नहीं, मे बी ऑन टू हो सकता है। ठीक है ना। चलो ऑप्शंस बी के बारे में बात करते हैं। एफ इज इन टू, तो उसने बोला है कि पहले गॉफ के बारे में समझ लेते हैं ना, ए के बाद सी समझते हैं। गॉफ इज वन वन, ठीक है, तो गॉफ वन वन है, तो उसने बोला है जी इज नेसेसरली वन वन, तो गलत हो गया। देखो ये दोनों पॉइंट तो मेरे क्या है कि थ्योरी वाले पॉइंट से ही हो गए। ठीक है, एक एग्जांपल से बता देते हैं कैसे। इस बात को बहुत ही आसानी से अपने समझ सकते हैं कि यहाँ तो फंक्शन एफ है, यहाँ फंक्शन जी है ना, और यहाँ से यहाँ गए थे गॉफ है। ठीक है, अब उसने बोला है कि गॉफ इज वन वन। गॉफ इज वन वन का मतलब क्या हुआ, सेट ए के एवरी एलिमेंट, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग इमेज इन सेट बी, है ना, ऐसा होना चाहिए। हैव ए डिफरेंट इमेज इन सेट दिस सेट, बस सेट ए के हर एक एलिमेंट का, ठीक है, सेट ए के हर एक एलिमेंट का क्या होगा, डिफरेंट इमेज कहाँ होगा, सेट बी में होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर माने है ना, इस एलिमेंट का यहाँ पे एक इमेज मान लेते हैं, इस एलिमेंट का यहाँ हमने एक इमेज मान लिया। ठीक, ऐसे समझो आप लोग, और इसका इमेज हमने यहाँ मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं ना। ठीक, अच्छा दो एलिमेंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मान लो कि ये एलिमेंट यहाँ कनेक्ट हुआ और ये एलिमेंट यहाँ कनेक्ट हुआ, इसको हटा देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक, ये कोई एलिमेंट नहीं है ना, ओहो पूरा ही गड़बड़ हो गया ऐसे। अब देखो ध्यान से, गॉफ इज वन वन, गॉफ वन वन है कि नहीं भाई। इस वाले एलिमेंट का अगर देखें तो यहाँ पर सॉरी, इसको ना गलत मैंने यहाँ से ऐसे दो एलिमेंट लेते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं, ऐसे समझिए ना। यहाँ से इसका इमेज यहाँ दिखाया मैंने और इसका इमेज हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में सेट ए के जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है उन सबका डिफरेंट इमेज क्या आ रहा है, सेट सी में आ रहा है। ठीक बात है। अब हमसे बात करना चाह रहा है कि अगर एफ इज इन टू है, इफ एफ इज इन टू, सॉरी सी के बारे में बात कर रहे हैं, एफ इज सॉरी गॉफ इज वन वन ना, गॉफ तो वन वन है ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन जी इज नेसेसरली वन वन, तो जी को ध्यान से देखा तो जी नेसेसरली वन वन होने की जरूरत नहीं, इन दोनों का इमेज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए आप लोग बात को। ये दोनों पॉइंट्स फिर थ्योरी से हो जाते हैं ना, इस वाले पॉइंट से हो जाते हैं अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से याद है तो। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की बात करते हैं। एफ इज इन टू, मतलब एफ इन टू है, उसने बोला है कि एफ इन टू है, तो ऐसे बना लेता हूँ, एफ इन टू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट का जो डिफरेंट यहाँ पे जो इमेज होगा, प्री इमेज सेट ए में नहीं आ रहा होगा ना। ठीक है, तो जैसे मान लो कुछ एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया, एक एलिमेंट यहाँ ले लिया, एक एलिमेंट हमने यहाँ लिया और एक एलिमेंट हमने यहाँ ले लिया, तो चार एलिमेंट कुछ ले लिया ना। अब क्या बोलना है, इनटू बोलना है ना। तो हमने एक काम ये किया कि इसका मान लो प्री इमेज ये दिखा देते हैं और इसका प्री इमेज यहाँ कहीं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास में एफ कैसा आ गया, इनटू आ गया। एफ इज इनटू, जी इज ऑन टू, जी ऑन टू है ना। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर ऐसे मान लो कि ये एलिमेंट ये ले लेते हैं कि एलिमेंट ऐसे कुछ ले लिया ना, जी इज ऑन टू ना। देन उसने क्या बोला, गॉफ
मस्ट बी ऑन टू ऑन फंक्शन। गॉफ कैसा होना चाहिए, मस्ट बी ऑन टू फंक्शन, ठीक है, गॉफ मस्ट बी ऑन टू। तो यहाँ से जी आ जाएगा, दैट इज गॉफ आएगा। कहना क्या चाह रहे हैं अपने, जी इज ऑन टू। जी अगर ऑन टू है तो मतलब इसके मान लो जी एलिमेंट है, तो इसका प्री इमेज हमने यहाँ दिखा दिया, इसका प्री इमेज यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से अब बात को समझो। और मान लेते हैं कि इसका एलिमेंट हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। अब देखो ये कहना चाह रहा है कि गॉफ हमारे पास में क्या है, मस्ट बी ऑन टू फंक्शन। तो गॉफ क्या मस्ट बी ऑन टू हो सकता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इन वाले एलिमेंट का प्री इमेज तो क्या सेट ए में यहाँ आ ही नहीं रहा। दिखाया तो हमारे पास में क्या है, एफ हमने इन टू ले लिया, जी को हमने ऑन टू ले लिया, ठीक। गॉफ हमारे पास क्या मस्ट बी ऑन टू आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी कैसा है, इनकरेक्ट है, ठीक ना। एक और ऑप्शन लेते हैं आगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डी। अगर एफ इज इंजेक्टिव, F11 है उसने ये बोला है, और G सब्जेक्टिव, तो G ऑन टू है, यहाँ F है यहाँ G है, ठीक है। F इंजेक्टिव है, तो मान लो कि पहले तो हमने इंजेक्टिव, और उसने बोला कि गॉफ मस्ट बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन। गॉफ बाइजेक्टिव मतलब वन वन एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं पॉइंट को बच्चों ना। तो देखो कैसे मुझे ऐसे एग्जांपल लेना चाहिए, गॉफ मस्ट बी बाइजेक्टिव है ना, ये कहना चाह रहा है बाइजेक्टिव मतलब ऑन टू होना चाहिए। मान लो कि इसमें एक एलिमेंट यहाँ से लेता हूँ, एक एलिमेंट यहाँ ले लिया, बाइजेक्टिव है ना, तो जी सर्जेक्टिव, जी में से कुछ एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं, एक एलिमेंट यहाँ, कुछ ऐसे समझो ना आप लोगों ना। अब देखो इसको यहाँ कनेक्ट कराता हूँ, इसको यहाँ कनेक्ट करा देते हैं। इस एलिमेंट को चलो मैंने यहाँ कनेक्ट कराया, इस एलिमेंट को यहाँ कनेक्ट कराया। बात समझ में आई आपको, मतलब जी को मैंने सर्जेक्टिव दिखा दिया, ठीक है, जी ऑन टू दिखा दिया। एफ को मुझे वन वन दिखाना है, तो एफ को वन वन दिखाना है तो यहाँ से मान लो ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, एफ इज इंजेक्टिव है ना, एफ अगर इंजेक्टिव है तो मतलब इसको ऐसे दिखाते हैं ना, सॉरी, एफ अगर इंजेक्टिव है तो ये दो एलिमेंट चलो ऐसे लेते हैं जैसे हमने हमने यहाँ पे किया था ना, सेम, सॉरी 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 बच्चों, सही है ना, अपना गलत नहीं कर रहे। यहाँ तो देखो अब एफ के बारे में बात कर रहे हैं तो एफ तो इंजेक्टिव है नहीं, सेट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं ना। अब इसको ऑन टू दिखाना है तो इस एलिमेंट को चलो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट समझिए, हमारे पास में देखो एफ हमने इंजेक्टिव ले लिया, वन वन आ गया, दैट इज ए ऑन टू आ गया, सही बात है। अब देखो गॉफ मस्ट बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन, तो गॉफ को बाइजेक्टिव होने का मतलब वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो पहले तो ये ऑन टू ही नहीं हो रहा, क्योंकि इस एलिमेंट का डिफरेंट मतलब जो प्री इमेज है वो सेट में आ ही नहीं रहा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी कैसा आ गया, इनकरेक्ट आ गया। मतलब चारों ही ऑप्शन कैसे बच्चों, इनकरेक्ट है। अच्छा बच्चों एक बात समझो, तो ये प्रॉब्लम जो है ना सबसे बढ़िया और नाजुक प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को लेकर के मैं आपसे फिर भी एक बात ही कहूंगा, जैसे मैंने अभी किसी से यहाँ पर लिख दिए थे, ये आपको लगा बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ लिख दिया, नहीं नहीं बहुत मेहनत लगी थी सबको लिखने करने के पीछे, ठीक है। तो इन सब के बारे में देखो आप सोचिए है ना, फिर से सोचिए आप लोग इस सवाल को लेकर के, फिर से बहुत सारी बातें आप सोचो, दैट इज ए कॉमन सेंस प्रॉब्लम। बस आपको कंपोजिट फंक्शंस के बारे में एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, और थोड़ा सा मैंने आपको कुछ जो पॉइंट नोट करके यहाँ पे लिखे हो, इन दोनों पॉइंट्सों को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। फिफ्थ का आंसर एबीसीडी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने काफी टाइम दिया था ना, आई नो अबाउट दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत ही आसान है ना, बहुत आसान प्रॉब्लम है। क्या देखा, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैव द जॉइंट इक्वेशन, ये देखा है दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल इनका जॉइंट इक्वेशन ये। अच्छा ये तो हम बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पर कहीं ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इस लाइन को अगर ड्रॉ करें तो एक्स का वैल्यू 0 पुट किया तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आया। वाई का वैल्यू अगर 0 पुट कर दो तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात हमें समझ में आई, ये लाइन का इक्वेशन आ गया। दूसरा इस लाइन को अगर ड्रॉ करते हो तो एक्स का वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ 2 आ रहा है, और यहाँ पर कुछ ऐसे आया, तो ये लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है। बात ठीक है। If the third side which is variable always passes through the point -5, -1,
अच्छा, इस पॉइंट में एक खास बात आप समझो, -5 को -1 को देखो यहाँ पुट करा, एक्स की वैल्यू -5 आ गई, वाई का वैल्यू -1 पुट किया तो प्लस का 3 आ गया, और प्लस का 2 है ना, ये कितना बन जाएगा आपके पास, 0 बन जाएगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है एक्चुअली वो यहाँ पे लाई कर रहा है, -5 -1 इस लाइन पे लाई कर रहा है। then the possible value of the slope पूछा हुआ of the third side such that the origin is an interior point of the triangle। origin हमेशा क्या करना है, ट्राइंगल का एक अंदर का पॉइंट बने ना। तो देखो अब मान लो कि हमने ट्राइंगल कुछ ऐसे बनाया origin से पास करता हुआ, एक लाइन ऐसे बनेगी ना, तो ट्राइंगल बना, एक लाइन यहाँ से निकली, अगर ये लाइन थोड़ा सा जस्ट उसके ऊपर से निकलती है तो नहीं बनेगा ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल तो बनेगा बट ओरिजिन उसमें आएगा नहीं। मतलब क्या है, लाइन को थोड़ा सा इसको नीचे होना पड़ेगा, तो लाइन जस्ट कुछ ऐसे ओरिजिन के यहाँ से निकल जाए, ठीक है। अब लाइन देखो घूम रही है, लाइन को आप ऐसे घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, ऐसे घुमाते घुमाते एक केस ऐसा आएगा लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल होने के बाद में फिर क्या होगा, लाइन ऐसे पैरेलल हो रही है, अब लाइन क्या है, थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हुई, थोड़ी टेढ़ी हुई तो लाइन ऐसे ऊपर जाएगी और इस लाइन के साथ ऊपर साइड एक ट्राइंगल बनाएगी ना, ठीक है। तो अब ट्राइंगल जैसे बनेगा तो इस लाइन से तो ओरिजिन कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब बात समझ में ये आती है कि ओरिजिन को अगर हमेशा अंदर होना है तो इस लाइन का स्लोप निकालते हैं पहले। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, 0 0 तो यहाँ से आया, माइनस तो यहाँ से कितना आया, 1/5 आया। इस केस में लाइन पैरेलल हो रही है तो इस लाइन का स्लोप यहाँ से कितना स्लोप आ रहा है, -1 आया, तो -1 आ गया। तो स्लोप इस रेंज में आना चाहिए, तो स्लोप वेरी करना चाहिए -1 से लेकर के 1/5 तक, ये आंसर आना चाहिए। बहुत ही छोटा प्रॉब्लम था ना। तो -1 तो इंटरवल से बाहर चला गया, एक ऑप्शन ये आ जाएगा, एक ऑप्शन ये आ जाएगा और एक ऑप्शन ये भी आ जाएगा ना, तीनों ही ऑप्शन आ जाएंगे। BCD आंसर आना चाहिए 6 का ना, चेक करते हैं ना। मुझे देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था ना, अच्छा प्रॉब्लम था। BCD चेक करते हैं, 6 का आंसर BCD क्या दिया है, 6 का आंसर BCD बिल्कुल सही है। ओके, अब हम चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम में क्या है, एक पैराग्राफ दे रखा है ना, बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ है, बहुत ही आसान सा और अच्छा पैराग्राफ है ना। इसमें देखो एक खास बात हमें ये दे रखी थी, एक्चुअली दे दिया उसने, ये इसके रूट है इस इक्वेशन के। अच्छा, अब हमें ये मालूम चल गया कि दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन दे रखे ना। अब आपको क्या देगा, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो आपको याद आ गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कुछ लगाना चाहिए, ठीक है। मान लो कि हमने इसकी अगर बात करें कि tan² π/7 को अगर मैं लेके चलूँ, ठीक है, tan² a की अगर बात करें तो sec² थीटा -1 कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर बात करें ना, इसको चलो थोड़ी देर के लिए y मान लिया, tan² π/7 को ही हाँ, tan² π/7 को ही y मान लिया, उसको भी y मान लिया कंप्लीटली ना। अब देखो sec² की अगर बात की जाए तो sec² π/7 बराबर कितना आ जाएगा, y+1 आया, tan² थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, sec² थीटा -1 आ गया, ठीक है, इधर जाएगा तो इतना आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से cos² π/7 की अगर बात करता हूँ, कितना आ जाएगा, 1/y+1 यहाँ से आया, यहाँ से अंडर रूट लिया तो ये आ गया, cos π/7 का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जो इसको सेटिस्फाई कराएगा। अब सेटिस्फाई कराएगा तो देखो बच्चों, मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ गए ना। ऐसे आप इसको लेकर सॉल्व कराएंगे, ऐसे इसको लेकर सॉल्व कराएंगे, थर्ड कंडीशन यही लिखेंगे। मतलब x को अगर मैं इससे रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास एक बाई में ऐसे इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट ये होंगे। गजब की बात है ना। क्या बात मैंने बोली, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे और आपने प्रॉब्लम को 2-3 बार ढंग से पढ़ लिया होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट 8 तो यहाँ लिखा हुआ है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/√ऑफ y+1 यहाँ से लिखा है, इसका चलो हमने क्यूब कर दिया। नाउ -4 टाइम्स ऑफ 1/√ऑफ y+1 हमने यहाँ लिखा, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, -4 टाइम्स ऑफ 1/√ऑफ y+1 हमने यहाँ से लिखा और +1 = 0 यहाँ से लिखा। अब देखो y में से इक्वेशंस आ गए ना, अब ये क्यूबिक बनाना है ना, क्योंकि 3 रूट आ रहे हैं ना, तो 3 रूट तो क्यूबिक के आते हैं। अब इसको क्यूबिक बनाने में थोड़ी सी महाभारत तो नहीं है, गणित ही है, तो थोड़ा सा बस ध्यान देना आप लोगों को। मैं देखो इन दोनों टर्म पे फोकस करता हूँ, एक तो इस वाली टर्म पे फोकस करता हूँ, एक इस वाली टर्म पे फोकस करता हूँ, ठीक है, किया जा सकता है फोकस आसानी से, फोकस तो कर ही सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया, इस वाली टर्म से इस वाले पार्ट को बाहर कॉमन ले लिया, 1/√y+1 को तो मैंने कॉमन ले लिया,
कॉमन लेने के बाद में हुआ क्या है कि 8 यहाँ पर आया, यहाँ पे 1/√y+1 का होल स्क्वायर थे, y+1 यहाँ से आ गया, माइनस का 4 यहाँ पर आया। ठीक बात है। अच्छा, अब इस वाले पोर्शन को मैं एक काम करता हूँ, इसको उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो 4 तो हमने यहाँ से लिखा, अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा, y+1 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 1 यहाँ से आया। क्या आप मेरी बातों से सहमत हो? नहीं है तो होना पड़ेगा बच्चों ना। तो यहाँ तक हमने लिखा, क्योंकि हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स यहाँ पर कर रहे हैं ना। ये जो डीपीपी उन्होंने बनाई है, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है ये ना। 2 हो ना, क्योंकि मैंने बनाई है। -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, y+1। कैसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, 8 4 ऐसे लिखा है ना, सही है ना, नंबर्स तो ना 8 4 है ना, सही है। चलो, तो बात को अगर यहाँ से समझा जाए तो y तो हमने यहाँ से लिखा, तो y-1, तो एक काम करते हैं, हाथ के सॉल्व भी कर देते हैं ना। यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा, माइनस ऑफ y हमारे पास यहाँ से आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, y+1 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, y+1 से y+1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू -1 नहीं हो सकता ना, वो आप सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं ना। y का वैल्यू देखो -1 आप यहाँ पुट करो ना, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर है ना, y का वैल्यू जब -1 पुट कराएंगे तो sec स्क्वायर 5.7 का वैल्यू 0 आ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, इसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आनी है ना। ठीक है, समझ गए आप लोग मेरी बात को, इसको समझाने में दिक्कत नहीं गई ना। अब देखो 4 तो यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक बात है। यहाँ से 2 -1 कराएंगे तो 1 माइनस ऑफ y तो यहाँ से आ गया। ठीक है, पॉइंट इज दैट कि अब यहाँ से हमारे पास समझे तो 3 माइनस ऑफ y तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ना। इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, √y+1 ना, उसका स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद में यहाँ तो 16 आ जाएगा, और यहाँ से कितना बनेगा, 1+y² माइनस ऑफ 2y, तो यहाँ से आ गया 9 माइनस ऑफ y² माइनस ऑफ 6y। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा, और y+1। ठीक, यहाँ तक की बात आई। अब आगे बात समझते हैं। क्वेश्चन में मजेदार वाली बात तो अभी है, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है ना, सिंप्लीफाई करना। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, 16 यहाँ से आ गया, 16y² यहाँ से आ गया, 32y हमने यहाँ पर लिखा। y को मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9y यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 9 यहाँ से आ गया, y³ यहाँ से आया, प्लस का y² यहाँ से आया, माइनस ऑफ 6y² आया, माइनस ऑफ 6y यहाँ से आया। ठीक है ना। अब देखो y³ को टर्म अगर ढूंढे ना, तो y³ टर्म तो यहाँ से आ गया एक y³ है ना। अब y² का टर्म ढूंढते हैं ना, y² का टर्म इधर भी लिखा हुआ, y² इधर भी आ रहा है, y² इधर भी आया, y² इधर भी आया ना। ये तो कितना बन गया, माइनस का 5y² है ना। इसको इधर लेके गए अपना, 16 है तो माइनस का ये बन जाएगा 21y²। ठीक है, अब y की टर्म ढूंढ लेते हैं। 9y यहाँ लिखा हुआ और एक y का टर्म यहाँ लिखा हुआ था, तो प्लस का 3y यहाँ से आया, इसको इधर साइड लेके गए तो प्लस का 32, तो 35y आ गया। ठीक है, कांस्टेंट ढूंढते हैं, तो 9 इधर लिखा हुआ और 16 इधर लिखा हुआ है, कहीं और इधर कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं है ना। 9 जब इधर जाएगा तो 1 तो यहाँ कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास y में क्यूबिक है, और ये एक तरह की क्यूबिक है कि y का वैल्यू क्या लेके चले हम, 10² π/7 लेके चले थे। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो कितना आ रहे होंगे हमारे पास में, 10² π/7, 10² 2π/7 और 10² 5 जो भी रूट देंगे वो रूट आ जाएंगे। क्या दिया, 3π है ना, सॉरी 3 और 5 है ना, ये 3 आ गया और ये 5π/7 आ गया। ये इस इक्वेशन के रूट आए है ना। अब देखो पॉइंट समझिए बहुत ध्यान से, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना बच्चों ना, क्योंकि बातों में दम है ना। अब क्या करना है मुझे, एक ऐसी इक्वेशन निकालना है जिसके रूट ही आ रहे हैं। हाँ, तो वो तो निकल गई ना हमारे पास, y लिखो या x लिखो, एक ही बात है ना। x³ -21y है ना। क्या यार बच्चों ये पार्ट कॉपी हो जाता है कि यार, मैंने पहले कभी कोशिश तो किया था। कॉपी हुआ, सही बात है। अब हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को थोड़ा नीचे करते हैं, और क्या यहाँ पेस्ट होगा, बिल्कुल ना, सही बच्चों ना, बढ़िया चीज़ हो गई तो ना। अब देखो हमारे पास ना ये एक इक्वेशन निकल आई, इस इक्वेशन के रूट ही आ रहे हैं, तो y की जगह x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है वो तो। x³ आ गया -735, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो 7 का आंसर तो सी आ जाएगा। ठीक बात है। अगला प्रॉब्लम अगर देखें तो इसमें पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ दिस पूछा हुआ है।
आर का वैल्यू अगर आपने 1 पुट कराया तो 1 पुट करने पे तो कितना आ जाएगा ये, पाई और आना बच्चों, यहाँ पर ना पाई नहीं दे रखा ना, पाई और आएगा ना, 10 स्क्वायर। ये तो पाई/7 लिखा हुआ, एक्चुअली ऊपर वाले पार्ट ही लिखा हुआ है। 2 पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर 3 पाई/7 यहाँ से आ जाएगा, और 3 पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर और 5 पाई/7 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों का सम ऑफ रूट लिखा हुआ है इस वाली इक्वेशन का, है ना। यहाँ से अगर बात करें ना, तो ये कितना लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है ना, पाई/7 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अच्छा देखो बेटों, इस इक्वेशन के रूट अगर ये आ रहे हैं, तो अगर मैं x को 1/x से या y को 1/y से रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास वो इक्वेशन आ जाएगी ना जिसके रूट क्या आ रहे होंगे, कॉट स्क्वायर पाई/7। थोड़ा सा रिप्लेस करके लिख देते हैं ना, y को 1/y से रिप्लेस कराया तो माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 21y3, तो बाई यहाँ से आ जाएगा प्लस का 35y² यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 7y3 = 0 आ गया। इस इक्वेशन के रूट आ जाएंगे कॉट स्क्वायर ऑफ पाई/7, कॉट स्क्वायर ऑफ 3 पाई/7, कॉट स्क्वायर ऑफ 5 पाई/7। आपको बात तो क्लियर है ना। हाँ, बहुत आसानी सी बात है ना भाई, ax² प्लस bx प्लस c के रूट अगर अल्फा बीटा है, तो हमें वैसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट 1/α 1/बीटा है, तो x को 1/x से रिप्लेस कर दो। ठीक है, सिखाया होगा ना। अब देखो इस वाली इक्वेशन से अगर मैं सम ऑफ रूट निकालूं तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 21 आया। इस वाले पार्ट की वैल्यू तो 21 आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं सम ऑफ रूट लिखता हूँ तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ y², 35 अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ y3, कितना आ गया, -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 को जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 और 105 कुछ ऐसे ही आ जाएगा। ये आंसर आएगा। तो क्या आएगा, 8th का बी ऑप्शन आएगा बच्चों। क्या आंसर आया, 8th का बी आंसर आया। तो 8th का बी आंसर आया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8th का बी, और सॉरी इट्स 7th का आंसर भी चेक कर लेते हैं, 7th का सी। हाँ सही है बच्चों। अब देखो प्रॉब्लम को समझ ही गए ना सभी बच्चों ना, बहुत ही बढ़िया और अच्छा प्रॉब्लम था ना, प्यारा सा प्रॉब्लम है। अब हम चलते हैं आगे, क्या दे रखा है, इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा ये प्रॉब्लम भी मजेदार है और एक ये प्रॉब्लम भी मजेदार है, दोनों ही प्रॉब्लम बहुत अच्छी है। आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डू ऑल द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के भी रूट है, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a, b, तो a, b का पॉसिबल वैल्यू क्या रहेगी। अब देखो पॉइंट इज दैट, समझिए बात को ध्यान से समझना आप लोग। ऑन ऑल द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो z पावर 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, b प्लस ऑफ a आयोटा, ये आ रहा है। अच्छा इसके रूट आएंगे 5, z1 z2 z3 z4 z5, ये सारे जो रूट आ रहे हैं, तो ओमेगा पावर 15 इक्वल टू कितना लिखा हुआ, a प्लस ऑफ b आयोटा। सारे के सारे रूट इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब z1 अगर मैं यहाँ z1 इसको भी सेटिस्फाई कराएगा तो ये रूट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओमेगा में z1 लिख सकता हूँ, मतलब z1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब क्या है, z1 पावर 15 इक्वल टू a प्लस b आयोटा आ जाएगा, और z1 पावर अगर मैं 5 लिखूँ तो यहाँ से कितना आएगा, b प्लस ऑफ a आयोटा आ जाएगा। ये आया कितना एक्चुअली, z1 पावर 5 तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर में 3 लिखा हमने, और a प्लस ऑफ b आयोटा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं b प्लस ऑफ a आयोटा, पावर में 3 हमने यहां से लिखा, और a प्लस ऑफ b आयोटा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब देखो इस बात को अगर समझे थोड़ी देर के लिए, आप ऐसे समझिए, ऐसा कुछ दे रखा है, तो अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लूँ, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² ही आएगा, और इसका क्यूब आ रहा है। यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड ले तो कितना आ जाएगा, a² प्लस का b² आया। ठीक है ना, यहाँ से अगर हम बात करें तो रूट ऑफ a² से तो रूट तो हट गया ना, चलो हम बात करें तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² आया। अच्छा इससे एक बार एक कट जाएगा क्यू से, तो a² प्लस b² का वैल्यू 0 हो सकता है, या फिर a² प्लस b² का वैल्यू 1 आ सकता है। अच्छा z1 पावर, z1 का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² आया। मतलब z1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ सकता है, 1 आ सकता है या फिर 0 आ सकता है ना। ये बात समझ में आई। पूछना जा रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a, b, a, b के से पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएंगी, है ना।
इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, एक तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। अच्छा, मॉड ऑफ जेड वन अगर ये लिखा हुआ है तो जेड वन का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो मॉड ऑफ जेड तो वन आ गया, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आ जाएगा जेड वन। ठीक है, जेड वन हमारे पास में ये आया। अच्छा, अगर बात करें तो ए का वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और इसमें कुछ आया तो ओमेगा की अगर बात करें ना, जेड वन है ना, ऐसा कुछ लिख लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वन आ गया, इसका मैग्नीट्यूड वन है। तो स्टूडेंट आगे समझो ना, क्या दे रखा है, जेड वन का वैल्यू तो चलो याद है ना, मतलब हमारे पास में क्या है, जेड वन पावर फाइव, मैं ऐसे बोल सकता हूँ जेड वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो मतलब ये हम बात करें इस तरह से आए ना, cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे वन दे रखा है। आई कैन टेक जेड वन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जेड वन पावर फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसा कुछ ले सकते हैं, सही बात है। अब जेड वन पावर फिफ्टीन बराबर अगर हमें लिखना है तो जेड वन पावर फिफ्टीन बराबर कितना जाएगा, ए प्लस ये कितना आ रहा है, बी प्लस ए आएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये बी और ये होगा ए, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, जेड वन पावर फाइव का वैल्यू आपने यहाँ पुट कराया तो भैया ये बन जाएगा हमारे पास में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जेड वन पावर फाइव का ये वैल्यू हमने रख दिया, उससे पावर थ्री आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस आयोटा ऑफ कॉस थीटा। अब देखो बात को समझे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ थ्री थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थ्री थीटा, दैट इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस आयोटा ऑफ कॉस थीटा, ये आ गया ना। अब इसको अगर आगे सॉल्व करें तो कॉस ऑफ थ्री थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा आएगा, एंड साइन थ्री थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों ना। अब देखो आई का टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा ना। कॉस थीटा यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, बिल्कुल सही है। नाउ थ्री थीटा की अगर बात करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा, ऐसे कुछ लिखा हमने। अब मान लो प्लस साइन से अगर आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा फोर थीटा, ठीक, ओके। प्लस साइन से अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ कितना बन जाएगा, फोर एन प्लस का वन इंटू, प्लस साइन से जा रहे हैं ना, यहाँ से कितना जाएगा, पाई बाई टू आ गया। ओके, तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आया, फोर एन प्लस वन इंटू कितना आ जाएगा, पाई बाई एट आ गया। माइनस साइन से अगर डील करेंगे हम तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थ्री एन माइनस एन प्लस हो जाएगा, ये बनेगा टू थीटा। माइनस साइन से हमने डील किया है तो फोर एन माइनस वन इंटू पाई बाई टू, यहाँ से आ गया, और थीटा का वैल्यू आ जाएगा फोर एन माइनस वन इंटू कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर। ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं ना, हमें करना क्या है, हमें निकालना है थीटा का सब ए प्लस आयोटा बी के ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या हो जाएंगे ना, ए प्लस आयोटा बी के ऑर्डर्ड पेयर, ये हमें पूछना है ना, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या रहेंगे, मतलब थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या रहेंगी, जितनी सारी आ जाएंगी उतनी सारी हमारे पास ये आ जाएंगे, तो कितने सारे सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करना है ना। अब देखो साइन थ्री थीटा, कॉस यहाँ लिखा हुआ है ना, एक काम करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ऑफ थ्री थीटा, तो थीटा बराबर हमने लिखा टू एन पाई या टू के पाई ले लेते हैं अपने, प्लस माइनस ऑफ पाई बाई टू माइनस ऑफ थ्री थीटा, इसको इधर लेके जाऊंगा तो फोर थीटा तो इधर आ जाएगा, फोर के प्लस वन प्लस माइनस वन है ना, फोर के प्लस वन, प्लस साइन से डील कर रहे हैं पहले, पाई बाई टू तो हमने यहाँ से लिखा, तो थीटा बराबर कितना आया, फोर के प्लस वन इंटू पाई बाई एट आया, और माइनस साइन से अगर डील करते हैं, यहाँ माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस ऑफ टू थीटा बना। ठीक है, इधर क्या बनेगा, टू के माइनस वन, तो यहाँ से आ जाएगा फोर के माइनस वन इंटू पाई बाई टू, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ फोर के माइनस वन इंटू पाई बाई फोर,
ठीक है, देखो यहाँ से तो क्या है कि के की वैल्यू जब आप डालते जाएंगे तो 1 2 3 है ना, जो भी कुछ वैल्यू जो आपने यहाँ डाली है ना, इधर से भी आप इसे वैल्यूज डालेंगे तो मान लो एक बार आपने n बराबर 0 ले लिया, तो एक एंगल तो चलो यहाँ -π/4 आया। चलो मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ ना, हमें क्या चाहिए, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, दोनों में कॉमन ढूंढना है। -π/4 तो यहाँ पे क्या n = 1 पुट किया हमने, ये कितना आ जाएगा 3π/4, 4 कॉमन डिफरेंस में चलेगा तो 7π/4 यहाँ से चला, 7 के बाद में आ जाएगा 11π/4, ऐसे कुछ चलेंगे ना। यहाँ से अगर देखें के बराबर हमने 0 डाला तो 0 डालने पे यहाँ कितना आ जाएगा π/4 आएगा। फिर उसमें क्या करेंगे -4 है ना, के बराबर हमने 1 डाला, 1 डालने पे कितना आ जाएगा -3π/4 आ जाएगा। के बराबर हमने 1 डाल दिया ना, तो 1 डालने पे हमारे पास कितना आया, ठीक है -3π/4 और इधर से कितना है प्लस का 3π/4 पे यहाँ π/4 या माइनस, मतलब से अपोजिट साइन के आएंगे तो कुछ भी कॉमन यहाँ से तो नहीं आएगा। ठीक है, π/8 है, यहाँ से कुछ लिखा हुआ तो इन दोनों से कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, के का वैल्यू कुछ भी ले लो ना, यहाँ से π/8 का टर्म चलेगा एक है ना 0 पर है ना, के का वैल्यू हमने 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 5π/8 चलेगा, फिर उसके बाद में 9π/8 चलेगा, फिर कितना आ जाएगा 5 4 जोड़ दिया 13π/8 चलेगा, फिर इसका 13 17 आएगा 17π/8, ये 2π से ज़्यादा हो गया, मतलब थीटा तो 0 से लेकर 2π तक ही जा रहा था, ये नहीं चलेगा ना। 4 तो वैल्यू ये आई और एक हमारे पास क्या है ए और बी का वैल्यू 0 0 आ गया था ना, ये आ गया था। ठीक है, a² + b² का मैग्नीट्यूड बना रहा था तो a+i को हम क्या लिख सकते थे, ऐसे कुछ हमने मान रखा था ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कुछ ऐसे ले लिया था ना, किसी एक पार्ट को ले लिया था, b+a आयोटा ले लो किसी भी पार्ट है ना। ठीक है, देखो 4 सॉल्यूशन तो यहाँ से है, थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जाएगी, एक वैल्यू हमारे पास 0 0 आ जाएगा, तो टोटल जो वैल्यू जाएंगे 5 आएंगी है ना। ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था और बहुत ही पेचीदा प्रॉब्लम था थोड़ा सा ना। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा इसमें हिंट लग गया होगा ना। नाउ अब मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम बहुत ही शानदार और मजेदार और बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है ना, क्यूट सा प्रॉब्लम है। अब देखो x + y हमारे पास x - y आर द टेंजेंट एट द वर्टेक्स एट एक्सिस ऑफ द पैराबोला दे रखा है। मतलब हमारे पास क्या पता है कि अगर मान लो कि ये पैराबोला है, एक्सिस का इक्वेशन आपको पता है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स आपको मालूम है। ठीक है, अच्छा इन दोनों लाइनों में खास बात है कि एक्सिस तो है x - y = 0 लेते हैं, ये है x+, दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट हमारे पास को दे रखा है, ये दे रखा है y = 2x + 3। ठीक है, ये टेंजेंट दे रखा है। आपसे पूछा गया है, पूछा गया है हमसे सेम पैराबोला देखा, फोकस कितना दे रखा है a, b दे रखा है, फोकस है a, b। ठीक है ना, फोकस ये आ गया ना a, b है, तो आपसे पूछा है a + b का वैल्यू क्या होगा, तो फोकस निकालना है अल्टीमेटली। अच्छा आपको देखो टेंजेंट एट द वर्टेक्स यहाँ पर से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाले आपको पता है ना ये कैसे बनेगा, 90 डिग्री बनेगा है ना। फोकस से अगर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं एट एनी टेंजेंट दैट लाइज टेंजेंट एट वर्टेक्स, नहीं कंसेप्ट होता है, तो मैंने अभी बोला एक बार फिर से सुनना। अगर फोकस से हम किसी भी टेंजेंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो दैट लाइज टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई करता है, मतलब ये जो आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ आएगा। अच्छा अब देखो इस बात को अगर आप ध्यान से समझें, आपको ये लाइन पता है x + y = 0, ये लाइन भी हमें मालूम है। इन दोनों का अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं एक ही लाइन में। y का वैल्यू कितना आ रहा है, -x आ रहा है, तो -x हमने यहाँ डाल दिया, -x इधर आ गया तो इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3x बनेगा, और x का वैल्यू कितना आया -1 आया, x का वैल्यू -1 यहाँ डाला तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1, 1 तो ये आ गया। अच्छा अब इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इसका तो पता है इस लाइन की हम इक्वेशन लिख सकते हैं जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और 1, -1 से पास करे, मतलब इसका स्लोप कितना आ रहा है 2x - y + 3 = 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो कितना आ जाएगा x + 2y। ठीक है, बराबर लैम्डा मान लिया, इस लाइन पर इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं। कहाँ से पास कर रहा है, x का वैल्यू -1 डाला, y का वैल्यू 1 डाला, तो 2 - 1 तो 1 आ गया, मतलब ये आ गया हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब इस लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व कर लो, तो अगर x - y = x के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा निकल के। तो y = x अगर हमने यहाँ डाल दिया तो y का वैल्यू x डाला तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/3, और करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा।
ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 2/3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से कितना कैंसिल हो जाएगा, 1/5। ये आंसर आना चाहिए 1/5। क्लियर बच्चों? तो बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया सा प्रॉब्लम था ना, 10th बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम था ना। बस 10th का एक ही कंसेप्ट था, अगर फोकस से किसी टेंजेंट पर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालें तो दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज टेंजेंट एट वर्टेक्स, उस पर लाई करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर हमारे पास में 1/5 मतलब 0.2 आ रहा है ना, 0.2 आंसर दे रखा है क्या, क्या आंसर दिया है, चेक करते हैं, 0.2 है ना, बिल्कुल सही बच्चों। तो देखो बच्चों, आज के हमने डीपीपी को सॉल्व कर लिया, सभी आंसर्स को हमने अच्छे ढंग से लगा लिया है। तो प्लीज एक बार आप इसे क्वेश्चंस को देखो, हमने डीपीपी नंबर 50 सॉल्व किया ना, एक बार से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बढ़िया प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम, बहुत ही मजेदार पैराग्राफ है ना, ठीक, आसान प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल, मस्त कंसेप्चुअल, ये भी मस्त कंसेप्चुअल, ये सॉल्वेबल, ये सॉल्वेबल, ठीक है। 3-4 प्रॉब्लम सॉल्वेबल थी, बाकी प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया थी। आई होप आप इस डीपीपी में बहुत सारी बातें आपने सीखी होंगी, है ना। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप पढ़ते रहो, सीखते रहो और खुश रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, है ना, पढ़ाई में व्यस्त रहो।